तो चलिए सीधा इस गहरे रहस्य में उतरते हैं। ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों में ब्लैक होल से ज्यादा दिलचस्प शायद ही कुछ और है। स्रोतों पर आधारित इस विस्तृत चर्चा में हम आकाशगंगा के बाहरी किनारों से लेकर उस अंधेरे केंद्र तक का सफर तय करने वाले हैं, जहां पहुंचकर हमारी जानी मानी भौतिकी यानी फिजिक्स के नियम भी काम करना बंद कर देते हैं। जरा सोचिए, हम सभी इस वक्त ब्रह्मांड में 230 किलोमीटर प्रति सेकंड की तूफानी रफ्तार से किसी चीज के चक्कर लगा रहे हैं। आकाशगंगा का रहस्यमयी दिल, ये नाम उसी विशाल अदृश्य शक्ति के लिए है जिसने हमारे पूरे सोलर सिस्टम और मिल्की वे को एक साथ बांध रखा है। तो आइए अंतरिक्ष के इस सबसे गहरे अंधेरे की तरफ कदम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि विज्ञान इन गुत्थियों को कैसे सुलझा रहा है। अब एक बहुत ही दिलचस्प कल्पना करते हैं। क्या होगा अगर रातों रात हमारे सूरज को हटा दिया जाए और उसकी जगह बिल्कुल उसी द्रव्यमान यानी उसी मास का एक ब्लैक होल रख दिया जाए। अक्सर फिल्मों और पॉप कल्चर में ब्लैक होल को एक विशालकाय वैक्यूम क्लीनर की तरह दिखाया जाता है, जो अपने आसपास की हर चीज को बस निगलने के लिए बैठा है। इसी वजह से ये सवाल बड़ा खौफनाक लगता है ना? लेकिन असली विज्ञान हॉलीवुड की उन कहानियों से एकदम अलग है। इसका असली जवाब हमारी कई पुरानी धारणाओं को पूरी तरह पलट कर रख देगा। पर उस जवाब तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि सच में हमारी आकाशगंगा के ठीक बीचों बीच आखिर मौजूद क्या है। भाग 1, मिल्की वे का रहस्यमयी दिल। आइए देखते हैं कि इस घने अंधेरे के पीछे असल में क्या छिपा है। हमारी मिल्की वे के बिल्कुल केंद्र में गैस और धूल के मोटे बादलों के पीछे एक अदृश्य सुपरमैसिव ब्लैक होल छिपा है, जिसका नाम है सेजिटेरियस ए स्टार। ये पूरी आकाशगंगा के लिए एक धुरी की तरह काम करता है। अब इस संख्या पर जरा गौर करते हैं, 26,000। ये धरती और उस ब्लैक होल के बीच की दूरी है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स में। इसका मतलब है कि जब आज हमारी दूरबीनें आकाशगंगा के केंद्र की तरफ देखती हैं, तो वे आज का नज़ारा नहीं देख रही होती। वहां से प्रकाश को हम तक पहुंचने में पूरे 26,000 साल का वक्त लगता है। यानी हमारे वैज्ञानिकों को आज जो तस्वीरें और डेटा मिल रहे हैं, वे असल में उस समय के हैं जब धरती पर आइस एज चल रहा था। इंसान तब गुफाओं में रहते थे। अंतरिक्ष में इतनी दूर देखने का मतलब ही है समय में पीछे देखना। कमाल की बात है ना? और विज्ञान के इस सफर में गजब का धैर्य देखने को मिला है। सेजिटेरियस ए स्टार की खोज कोई रातों रात नहीं हो गई थी। 1970 के दशक में पहली बार कुछ अजीब सी रेडियो तरंगे पकड़ी गई थी। फिर 90 के दशक में वैज्ञानिकों ने S2 नाम के एक तारे पर नजर रखना शुरू किया। दशकों तक इस तारे की चाल को ट्रैक किया गया और 2002 में इसके अजीबोगरीब ऑर्बिट ने यह पक्का कर दिया कि वहां एक बेहद भारी अदृश्य वस्तु मौजूद है। फिर आया साल 2022, जब दुनिया भर के टेलीस्कोप्स के एक नेटवर्क इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने आखिरकार इस ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी कर दी। विज्ञान के इतिहास की ये एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसमें 51.8 माइक्रो आर्क सेकंड की चौड़ाई वाली एक चमकती हुई रिंग पहली बार दुनिया के सामने आई। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 1.3 ट्रिलियन यानी 13 खरब। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सेजिटेरियस स्टार का कुल मास हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा है। लेकिन अगर इसे धरती के नजरिए से समझना हो तो कल्पना कीजिए कि 1.3 ट्रिलियन पृथ्वी ग्रहों को एक साथ कुचलकर एक छोटी सी जगह में पैक कर दिया जाए, तब जाकर इस ब्लैक होल के बराबर मास तैयार होगा। ये सोचना भी दिमाग घुमा देता है कि इतना सारा मास एक ऐसी जगह पर दबा हुआ है जो आकार में हमारे सोलर सिस्टम से भी छोटी है, और इसी भयानक घनत्व यानी डेंसिटी की वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर बन जाता है। भाग 2, कॉस्मिक वैक्यूम सिर्फ एक मिथक है। चलिए अंतरिक्ष से जुड़ी इस सबसे बड़ी गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर करते हैं। जैसा कि पहले बात हुई, ये माना जाता है कि ब्लैक होल किसी खूंखार वैक्यूम क्लीनर की तरह होते हैं जो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेते हैं। पर सच तो ये है कि ब्लैक होल किसी तारे को तभी निगलते हैं जब वो उनके बहुत ज्यादा करीब आ जाए, वरना सैजिटेरियस ए स्टार ज्यादातर समय एकदम शांत रहता है। इस बात को गहराई से समझने के लिए एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग के सिद्धांत को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो किसी भी चीज के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जिस रफ्तार की जरूरत होती है, वही एस्केप वेलोसिटी है। जैसे एक आम इंसान के शरीर के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने के लिए सिर्फ 1 फुट प्रति घंटे की रफ्तार काफी है। वहीं धरती से अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट को 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़नी पड़ती है। लेकिन ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना भयंकर होता है कि वहां एस्केप वेलोसिटी प्रकाश की गति को भी पार कर जाती है।
और क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं चल सकती, इसलिए कुछ भी बचकर बाहर नहीं आ पाता। तो अब उस सवाल पर वापस आते हैं जो शुरू में पूछा गया था। अगर सूरज की जगह सूरज के ही मास वाला एक ब्लैक होल आ जाए तो क्या होगा? जवाब सुनकर शायद हैरानी होगी। हमारा सोलर सिस्टम उस ब्लैक होल के अंदर नहीं खिंचेगा। सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में बिल्कुल वैसे ही चक्कर लगाते रहेंगे जैसे आज लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सोलर मास वाले ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण हमारे सूरज के गुरुत्वाकर्षण के एकदम बराबर ही होगा। हाँ, ये जरूर है कि धरती पर रोशनी और गर्मी नहीं बचेगी, जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी धरती खिंचकर उस ब्लैक होल के अंदर हरगिज नहीं गिरेगी। ये एक बेहद अहम साइंटिफिक फैक्ट है जो उन डरावने मिथकों को पूरी तरह खारिज करता है। भाग 3, इवेंट होराइजन पर समय। अब हम ब्लैक होल के और करीब पहुंच रहे हैं। अभी तक तो बात दूर से हो रही थी, लेकिन अब हम इसके सबसे नज़दीकी और खतरनाक हिस्से की ओर चलते हैं, जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। विज्ञान की भाषा में इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। सैजिटेरियस ए स्टार का इवेंट होराइजन लगभग 2 करोड़ 40 लाख किलोमीटर चौड़ा है। अंदाजा लगाने के लिए बस 17 सूर्यों को एक लाइन में रख दीजिए। ये कोई ठोस दीवार या सतह नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में खींची गई एक अदृश्य सीमा है। इस सीमा के अंदर जाते ही दिशाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक बार अंदर गए तो बाहर नाम की कोई दिशा बचती ही नहीं है। यहाँ तक कि सबसे तेज गति से चलने वाली रोशनी भी इस सीमा को पार करके लौट नहीं सकती। लेकिन इस इवेंट होराइजन के पास समय का क्या हाल होता है? आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी बताती है कि बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम को बुरी तरह मोड़ देता है। जब भी कोई इस इवेंट होराइजन के करीब पहुंचता है तो दूर से देखने वालों के लिए उसका समय बहुत धीमा हो जाता है। इसी को ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। अगर हॉलीवुड की मशहूर फिल्म इंटरस्टेलर देखी हो तो उसमें इस सिद्धांत को बहुत ही सटीक तरीके से दिखाया गया है। एक ब्लैक होल के नज़दीक बिताया गया सिर्फ 1 घंटा हमारी बाहरी दुनिया के कई सालों के बराबर हो सकता है। सच में ये कंसेप्ट दिमाग को हिलाकर रख देता है। भाग 4, स्पैगेटिफिकेशन की वास्तविकता। चलिए अब इवेंट होराइजन के पार चलते हैं। अगर कोई सचमुच इवेंट होराइजन को पार कर ले तो भौतिक शरीर का क्या होगा? इस खौफनाक खिंचाव को वैज्ञानिक भाषा में स्पैगेटिफिकेशन या नूडल इफेक्ट कहते हैं। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने इसे बहुत शानदार तरीके से समझाया था। मान लीजिए कोई इंसान पैरों के बल ब्लैक होल में गिरता है, तो उसके पैरों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसके सिर पर लगने वाले बल से कहीं ज्यादा होगा। इसका नतीजा, शरीर ऊपर से नीचे की तरफ भयंकर रूप से खिंचने लगेगा और अगल बगल से सिकुड़ने लगेगा, बिल्कुल एक स्पेगेटी या नूडल की तरह। ये टाइडल फोर्सेस इतने चरम पर होते हैं कि कोई भी वस्तु इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। अक्सर लगता है कि ब्लैक होल जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन असलियत में छोटे यानी तारकीय या स्टेलर ब्लैक होल ज्यादा आक्रामक होते हैं। उनके पास स्पेस टाइम का घुमाव इतना तीखा होता है कि वे किसी भी चीज को इवेंट होराइजन पार करने से पहले ही नूडल बना देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सैजिटेरियस ए स्टार जैसे विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल इतने बड़े होते हैं कि उनका खिंचाव इवेंट होराइजन पर अचानक से नहीं बदलता। तकनीकी रूप से देखें तो कोई अंतरिक्ष यात्री बिना टुकड़े टुकड़े हुए एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार कर सकता है, और उसे शायद तुरंत पता भी न चले कि उसने वो नो रिटर्न लाइन पार कर ली है। भाग 5, सिंगुलैरिटी, वर्म होल और उससे आगे। अब हम बिल्कुल केंद्र में उतर रहे हैं। अब हमने इवेंट होराइजन पार कर लिया है और हम ब्लैक होल के बिल्कुल आखिरी बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो जगह है जहां आकर इंसानी समझ, हमारा गणित और मॉडर्न फिजिक्स के सारे नियम घुटने टेक देते हैं। पारंपरिक विज्ञान हमें बताता है कि ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में एक सिंगुलैरिटी होती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां किसी भी चीज का आकार सिकुड़कर बिल्कुल शून्य हो जाता है और डेंसिटी यानी घनत्व अनंत हो जाता है। इस एक बिंदु पर आते ही एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के सारे समीकरण फेल हो जाते हैं। लंबे समय तक यही माना जाता था कि जो भी चीज इस सिंगुलैरिटी से टकराती है उसकी सारी जानकारी और वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। लेकिन आज की आधुनिक भौतिकी इस पुरानी सोच को खुली चुनौती दे रही है। पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन के भौतिक विज्ञानी डिएगो रुबिएरा गार्सिया और उनकी टीम ने एक नया और बेहद रोमांचक मॉडल दुनिया के सामने रखा है। उनका कहना है कि अगर हम सिंगुलैरिटी वाली इस पुरानी धारणा को हटा दें तो गणित के हिसाब से ब्लैक होल के केंद्र में एक सीमित आकार का वर्म होल हो सकता है।
उनके प्रयोगों के मुताबिक अगर कोई कुर्सी, कोई वैज्ञानिक या कोई स्पेसक्राफ्ट इस वॉर्म होल में प्रवेश करता है तो वे उस कुचलने वाले बल से बच सकते हैं। वस्तु के कण आपस में जुड़े रह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि तकनीकी रूप से ब्लैक होल के केंद्र से होते हुए किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाने का एक रास्ता मौजूद हो सकता है और चीजें वहां सुरक्षित पहुंच सकती हैं। स्रोतों पर आधारित हमारा ये विश्लेषण इसी एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ अपने अंत की ओर बढ़ता है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था कि ब्लैक होल उतने भी काले नहीं होते जितना उन्हें बताया जाता है। वे हमेशा के लिए कैद कर लेने वाली जेलें नहीं हैं। ब्लैक होल के अंदर जाने वाली जानकारी पूरी तरह से मिट नहीं जाती, चाहे वो वर्म होल के जरिए किसी दूसरे ब्रह्मांड का दरवाजा हो या फिर कोई और क्वांटम रहस्य। ब्लैक होल विज्ञान का अंत नहीं है, बल्कि नई फिजिक्स की शुरुआत है। इन गहरे रहस्यों का अध्ययन हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या ये ब्रह्मांड वास्तव में उससे कहीं ज्यादा जटिल और जादुई है जितना हम आज समझ पा रहे हैं। इसी विचार के साथ ब्लैक होल को समझने का हमारा ये सफर यहीं समाप्त होता है।